नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। तो फाइनली आज मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए यूके ट्रिपल एस सी लैब असिस्टेंट, एनवायरमेंट सुपरवाइजर, असिस्टेंट साइंटिस्ट और जो आपके अदर पोस्ट हैं जो कि यूके ट्रिपल एस सी ने हाल ही में निकाले हैं और जिसके लिए एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो चुके हैं। इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लेवल क्या था, बस इतना हम देखने वाले हैं। जनरल आइडिया आपको हो जाएगा कि पेपर कैसा था, किस तरह के क्वेश्चन थे, किस सेक्शन से कितने थे, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से किससे कितने क्वेश्चन थे। ये तो आपको पता होगा कि इंटरमीडिएट साइंस के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। साइंस का जो आपका रहता है केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, इसके क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं जो दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो जिनको नहीं पता है, एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, एक बार मैं फिर से बता दूं, ठीक है। हो सकता है कुछ ऐसे कैंडिडेट हों, कई बार यहाँ कमेंट में भी बताया जाता है कि हमें पता ही नहीं चला कि नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है। तो जिनका भी ट्वेल्थ साइंस से कंप्लीट हो चुका है वो एलिजिबल हैं इन पोस्टों के लिए। सभी के लिए नहीं, लेकिन मैक्सिमम पोस्टें ऐसी है जिसमें ट्वेल्थ साइंस मांगा गया है। ट्वेल्थ साइंस में क्या आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स। इन चारों में से जो भी आपका सब्जेक्ट हो, एक भी हो तो भी काम चल जाएगा। उसके लिए भी पोस्टें वहाँ पर हैं और जब आप एप्लीकेशन डालेंगे तो वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। बाकी कुछ पोस्ट हैं जिसके लिए बीएससी वगैरह या ग्रेजुएशन वगैरह मांगा गया है और कुछ पोस्ट हैं जिसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन भी मांगा गया है। जैसे असिस्टेंट साइंटिस्ट की बात करें तो उसके लिए, हालांकि उसका ग्रेड पे लेवल भी काफ़ी हाई है, तो जाहिर सी बात है असिस्टेंट साइंटिस्ट आपको बनना है तो पोस्ट ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, लेकिन उसकी काफ़ी कम पोस्ट हैं, ठीक है। तो मेनली आपका जो पोस्टें हैं वो लैब असिस्टेंट और एनवायरनमेंट सुपरवाइजर की, इसके अलावा असिस्टेंट साइंटिस्ट और कुछ और पोस्टें हैं इसमें, ठीक। तो ये चीज़ है। एप्लीकेशन अब अगर आपने नहीं किया अभी तक तो कर लीजिए, काफ़ी टाइम है वैसे अभी आपके पास, तो एक बार अच्छे से नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए। एलिजिबिलिटी क्या है तो मैंने बता दिया, ट्वेल्थ साइंस आपका होना चाहिए। आज की वीडियो में आपका एक क्लैरिटी ये मिलेगी कि प्रीवियस ईयर पेपर या प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन था वो किस लेवल का था, और आगे मैं बात भी करूँगा कि इस बार क्या लेवल चेंज होगा, क्या असिस्टेंट साइंटिस्ट के लिए आपका सेम रहने वाला है। तो मैं ये यहीं पर क्लियर कर देता हूँ आपका। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको ये डाउट है कि असिस्टेंट साइंटिस्ट जिसमें पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है उनका पेपर का लेवल क्या उसी लेवल का होगा, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन का, उनका जो सिलेबस होता है ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में उस लेवल का होगा, या फिर ट्वेल्थ लेवल का ही होगा। तो देखिए, आप लोगों ने शायद नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा है, और पढ़ा है तो आपने उस पॉइंट को नहीं पढ़ा है जिसमें क्लियरली मेंशन है हर एक पोस्ट में कि ट्वेल्थ साइंस, इंटरमीडिएट साइंस के सब्जेक्ट होंगे। इसका मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ओनली ये तीन सब्जेक्ट हैं आपके जिससे आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो अब आपको डाउट नहीं होना चाहिए, चाहे वो असिस्टेंट साइंटिस्ट ही क्यों ना हो, आपके लिए भी ट्वेल्थ लेवल का ही क्वेश्चन रहेगा, ठीक। तो हो सकता है यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स को लगे कि फिर तो जिनका सिर्फ ट्वेल्थ कंप्लीट हुआ है उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन वालों ने ज़्यादा पढ़ाई की है तो हो सकता है उनके लिए इजी हो। तो ये बात सही है, लेकिन एग्ज़ाम का लेवल जो है आपका बिल्कुल सेम रहने वाला है सभी के लिए, ठीक। तो अगर आप ट्वेल्थ साइंस को अच्छे से पढ़ लेते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी, तो आपका इजीली ये पेपर क्लियर हो जाएगा। और एक कैंडिडेट ने मुझसे पूछा भी था कि क्या लूसेंट का जो साइंस का चैप्टर है लूसेंट में, क्या वो सफिशिएंट है इसके लिए। तो मैंने उनको बताया भी था कि ये सफिशिएंट नहीं होगा, और वो आपको आइडिया लग जाएगा जब आप देखेंगे पेपर आगे और क्वेश्चन का लेवल देखेंगे, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं क्यों कह रहा था कि ये सफिशिएंट नहीं है, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं और आज के क्वेश्चन देखते हैं। और जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वहाँ पर जुड़ जाइए, अपडेट्स वगैरह मैं वहाँ पर दे देता हूँ, पीडीएफ वगैरह भी, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम का जो नेम है, ग्रुप का नेम है, वो है आपका सेम एज योर चैनल नेम, GOV एग्ज़ाम इन्फो, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर जा सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, ट्विटर पर भी कर सकते हैं अगर आपकी आईडी है तो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। अब देखिए, इसमें पहला ही क्वेश्चन आपका बायोलॉजी का है, ठीक है। हार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, हृदय से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि पेस मेकर है क्या है, ये पूछा गया है। एवी नोड, ऐसे नोड, बंडल ऑफ हिस या फिर वेंट्रिकुलर मसल, निलयी पेशियाँ। तो देखिए, बायो लैंग्वेज पेपर आता है, कुछ लोगों को ये भी नहीं पता है अभी तक कि बायो लैंग्वेज होता है, नहीं तो आप हिंदी में पढ़े या इंग्लिश में पढ़े, दोनों में ही आपका काम चल जाएगा, ठीक। तो बायो लैंग्वेज होगा आपका पेपर। तो पेस मेकर क्या है पूछा गया। एवी का मतलब होता है आपका, मैं बताता हूँ, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड्स, शॉर्ट में कहते हैं इसे एवी नोड्स। और जो ऐसे है वो है आपका साइनोट्रियल नोड्स, ठीक। ये क्या है मैं अभी आपको आगे समझा देता हूँ, पहले इसका आंसर देख लेते हैं। पेस मेकर है आपका SA नोड, ठीक है। SA घुंडी हिंदी में कहते हैं, SA नोड, साइनोट्रियल नोड। अब हम देख लेते हैं, एक बार डायग्राम से समझ लेते हैं कि बेसिकली ये कहाँ पर है और क्या काम करता है। तो देखिए, यह है आपका डायग्राम हार्ट का, और इसमें अलग अलग पार्ट्स देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पर फंक्शनिंग हो रहा है। मैं आपको समझा देता हूँ बेसिक जो फंक्शनिंग है हार्ट का वो किस तरह से होता है।
पहली चीज़, हार्ट जो प्रोसेस करता है वो ऑटो रिदमिसिटी के साथ प्रोसेस करता है। इसमें खुद का लयबद्धता होती है इसमें खुद की, यानी कि खुद से ये बीट करता है, यानी कि ऑटो रिदमिसिटिक होता है हार्ट। पहली चीज़, ऐसा कर पाता है, ऑटो रिदमिसिटी इसमें आती है कैसे? क्योंकि हार्ट जो हमारा फॉर्म होता है, यानी कि बना हुआ होता है, वो बना होता है आपके मॉडिफाइड कार्डियक मसल फाइबर से। और ये जो फाइबर हैं या जो मसल हैं वो क्या इनिशिएट करते हैं? इम्पल्सेस को इनिशिएट या फिर कंडक्ट करते हैं। और ये जो इम्पल्सेस हैं वो रैपिडली ट्रांसफ़र होते हैं ऐसे नोड से, यानी कि ऐसे नोड से स्टार्ट होते हैं और वेंट्रिकल्स तक जाते हैं। ऐसे नोड, जिसका क्वेश्चन था हमारा कि पेस मेकर क्या है, तो इसी को कहते हैं एस ए नोड, साइनोट्रियल नोड। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे डायग्राम में, ठीक, ये जो है ऐसे नोड है, ठीक, ये पार्ट, और यहीं से इम्पल्सेस स्टार्ट होता है, ठीक है। और जो इम्पल्स है फिर आगे जाता है आपके वेंट्रिकल्स, निलय तक, ठीक है। हिंदी वालों के लिए, हिंदी में निलय कहते हैं वेंट्रिकल्स को, ठीक है। तो यहाँ तक ये जाते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्राइमरी पेस मेकर, ठीक है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए बाई चांस कभी कि पेस मेकर क्या है, तो एस ए नोड, वो भी सही है। अगर पूछ लिया जाए कि प्राइमरी पेस मेकर क्या है, तो वो होगा आपका एस ए नोड ही। कन्फ्यूज मत होना, प्राइमरी वही है, ठीक है, पहला जो है। इसके अलावा ए वी नोड भी होता है इसका, ठीक है, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड आप देख पा रहे हो, जो कि आपका ऑप्शन में भी था, ठीक। तो ये सेकेंडरी होता है। और सबसे पहले ऐसे नोड की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये अगर कभी पूछ लिया जाए कि ये कहाँ पर स्थित होता है, तो सिंपल इसका आंसर है कि ये राइट एट्रियम में स्थित होता है, कह सकते हैं। ये वाला जो पार्ट है आपका आलिंद जिसे कहते हैं हिंदी में, ठीक है, जिनको नहीं पता है, राइट एट्रियम, ठीक है। और दूसरे शब्दों में इसको कह सकते हैं कि ये आपका स्थित होता है वाना कावा के नीचे, सुपीरियर वाना कावा जो है आपका, जिसे हिंदी में कहते हैं आप लोग महाशिरा, उसके ठीक नीचे, ठीक है। ये जो पार्ट है आपका वेना कावा इसे कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं महाशिरा, ठीक है, हिंदी वालों के लिए। तो ये यहाँ पर सिचुएटेड रहता है वाना कावा के ठीक नीचे, ये देख पा रहे होंगे आप। इसके अलावा इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसका रेट क्या होता है इस पेस मेकर का या फिर ऐसे नोट का, तो 60 to 80 रेट होता है इसका, ठीक, 60 से 80 के बीच। उसी तरह से ए वी नोट का अगर पूछा जाए, तो ए वी नोट, इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ए वी नोड, 40 to 60 इसका रहता है रेट, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो ये बेसिक चीज़ें हार्ट की, तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो इसके बाद जो आपका क्वेश्चन है इसमें पूछा गया कि फॉर विच ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट ऑफ कोफिशियंट आर सेम। देखिए केमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछ लिया गया यहाँ पर, ठीक है। तो आप जो पढ़ते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड, जीरो ऑर्डर, पार्शियल ऑर्डर रिएक्शन, तो इस तरह से जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं इंटरमीडिएट में, उसी का एक क्वेश्चन पूछा गया है कि एक क्रिया की दर व दर स्थिरांक निम्न में से किसके लिए कांस्टेंट या कह लीजिए सेम होता है, ठीक है, सेम होता है, किसके लिए सेम होता है, एक जैसा होता है, ये पूछा गया है। पार्शियल ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या फिर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो देखिए अभी के लिए मैं आंसर बता देता हूँ, बाकी जो इसके डिटेल में क्लासेस हम जब करेंगे तो इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू आपका जो पेपर है उस पर, उसको बेसिस बना के मैं क्वेश्चंस लूँगा, ठीक है। तो जो जनरल आपका इंटरमीडिएट लेवल का रहता है वही रहने वाला है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर मैं पहले बता दूँ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और ये सारी चीज़ें क्या हैं, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, सबका आराम से हम पढ़ेंगे, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है 6 महीने का, या उससे थोड़ा कम है कह लीजिए। दिसंबर में एग्ज़ाम है, लेकिन मान के चलिए 1-2 महीने आपका डिले ही होगा, ठीक। तो फिर भी अभी आपके पास टाइम है, तो इसको आराम से पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक। तो कमेंट करके बताइए इसकी क्लासेस कब से स्टार्ट की जाएँ। तो आपका राइट आंसर है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसके बाद है शुद्ध जर्मेनियम में किस प्रकार की अशुद्धि यानी कि डोपिंग मिलाने पर वह एन प्रकार का जर्मेनियम अर्धचालक बन जाएगा। तो देखिए फिजिक्स का क्वेश्चन है सेमीकंडक्टर से, इसमें पूछा गया है कि एन टाइप जर्मेनियम सेमीकंडक्टर बनता है किस अशुद्धि को मिलाने पर जर्मेनियम में। तो जर्मेनियम में जब आप फॉस्फोरस मिला देते हैं तो ये बन जाता है एन टाइप जर्मेनियम सेमीकंडक्टर, फॉस्फोरस। क्लास 12 में आपने पढ़ा होगा सेमीकंडक्टर वगैरह में, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है डॉक्टर लॉरेंस ए फॉरवेल ने आविष्कार किया। तो ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा राइट आंसर? पहला है आपका नार्कोनालिसिस, या फिर ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, पोलोग्राफी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, मस्तिष्क फिंगरप्रिंटिंग का आविष्कार किया था। ये है क्या? तो बेसिकली आपने लाइट डिटेक्शन के बारे में सुना होगा, तो यही एक टेक्निक है इसकी, ठीक है। मस्तिष्क फिंगरप्रिंटिंग भी एक टेक्निक है आपके लाइट डिटेक्शन की।
और बेसिकली यही चीज़ है कि इसका जो इस्तेमाल है वो लाइट डिटेक्शन में ही होता है। तो मस्तिष्क फिंगरप्रिंटिंग जो है वो टेक्निक है लाइट डिटेक्शन की, और इसमें यूज़ किसका होता है, तो यूज़ होता है इसका ईईजी। ठीक, फुल फॉर्म इसका है इलेक्ट्रो एंसेफोलोग्राफी कहते हैं इसे। और इसका यूज़ करता है ये टेक्निक, और इसमें जो ब्रेन में मौजूद आपके स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है उसको डिटरमाइन करने में ये चीज़ मदद करता है। ठीक, तो ये चीज़ है ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग। इसके बाद देखिए, कॉर्क टिश्यू अराइज फ्रॉम, कॉर्क उतक जो है उत्पन्न होते हैं, किससे होते हैं, पेरिड्रम से, फैलम से, फैलोडर्म से, या फिर फैलोजन से। तो ये किससे होता है, ऑप्शन डी, बायोलॉजी वालों को पता होगा, फैलोजन से ये होता है। ठीक है, और फैलोजन को कहते हैं कॉर्क कैम्बियम। ठीक, दूसरे शब्दों में या कॉर्क कैम्बियम के रूप में भी ये जाना जाता है, ये चीज़ें। ठीक, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद पाचक एंजाइम्स हैं, ये पूछा गया क्या है, हाइड्रोलेसिस, ऑक्सीडोरिक्टेसिस, ट्रांसफेरेजेस, या फिर लाइजेस। तो ये क्या है, हाइड्रोलेसिस। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसके बाद है आपका विच कैटलिस्ट इज़ यूज टू कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। देखिए अभी जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं, ये जो वीडियो है ये सिर्फ इसलिए है ताकि आपको आइडिया लगे कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, किस तरह के UKSS ने इस लेवल के एग्जाम में पूछे हैं। ठीक, तो बाकी जो डिटेल में क्लासेस होंगी आपके जब रेगुलर होगा तो उस टाइम पर हम सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल इससे आपको आइडिया लगेगा कि अभी किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे पिछले साल में जब ये UKSS ने एग्ज़ाम लिया था इन पोस्टों के लिए। ठीक, तो क्वेश्चन है अगला, विच कैटलिस्ट इज़ यूज टू कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। और ये जो है आपका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का इक्वेशन दिया गया है एल्कलाइलेशन का। तो एल्कलाइलेशन का ये क्वेश्चन है जिसमें बेंजीन प्लस मेथाइल क्लोराइड यहाँ पर होगा, और इसमें पूछा गया है कि किस उत्प्रेरक का प्रयोग होता है इसमें। ठीक है, कैटलिस्ट कौन सा है इसमें, तो ये होगा आपका AlCl3। ठीक, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। इसके बाद नेक्स्ट है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में एरिल हैलाइड सोडियम से क्रिया कर डाइफेनिल बनाते हैं, इस अभिक्रिया को कहा जाता है। तो यह है आपका फिटिंग रिएक्शन। ठीक, शुष्क ईथर की उपस्थिति में एरिल हैलाइड सोडियम से क्रिया करके डाइफेनिल बनाते हैं, इस अभिक्रिया को कहा जाता है फिटिंग रिएक्शन। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एंट्रोपी इज़। ठीक है, तो विमीय सूत्र तो आप पढ़ते हुए आए होंगे, एंट्रोपी के बारे में आई थिंक आप लोगों ने ग्रेजुएशन वगैरह में उससे पहले भी शायद पढ़ लिया हो। ठीक है, तो इसके बारे में बेसिक आइडिया देखते हैं क्या है ये, उसके बाद हम देखेंगे इसका आंसर। ठीक, तो बेसिकली इसका एक डेफिनेशन है, रैंडमनेस ऑफ एनी सिस्टम इज़ कॉल्ड एंट्रोपी। सिंपल, रैंडमनेस का मतलब होता है हिंदी में से कहते हैं अनियमितता, यानी कि कोई सिस्टम कितना अनऑर्गेनाइज्ड या फिर डिसऑर्गेनाइज्ड है उसको कैलकुलेट करने के लिए जो टर्म है वो है आपका एंट्रोपी। ठीक, और थर्मोडाइनमिकली बात करें तो एंट्रोपी इज़ ऑल्सो नोन एज जो डिपेंड करे आपके थर्मोडाइनमिक वेरिएबल्स पर, वो क्या होता है, टेम्परेचर, प्रेशर और आपका वॉल्यूम। ठीक है, तो एंट्रोपी इज़ ऑल्सो अ थर्मोडाइनमिक क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन थर्मोडाइनमिक वेरिएबल्स, टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। ठीक, तो इसी आप समझ गए होंगे। रैंडमनेस जिससे कैलकुलेट किया जाए उससे कहते हैं आपका एंट्रोपी, यानी कि किसी सिस्टम का रैंडमनेस यानी कि कितना डिसऑर्गेनाइज है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर बात करूं तो मान लीजिए आपका स्कूल है, वहाँ पर एक सिटिंग अरेंजमेंट है और वहाँ पर सभी बिल्कुल पर्टिकुलर सिटिंग अरेंजमेंट पर बैठे हुए हैं, और कुछ समय बाद मान लीजिए उस समय आपको प्रेशराइज किया जा रहा है कि आपको उसी सिटिंग अरेंजमेंट में बैठना है आपके टीचर्स द्वारा, तो आप उस सिटिंग अरेंजमेंट में बैठे रहेंगे, और जैसे ही टीचर अगर चले जाते हैं तो आप बिखर जाते हैं, तो वो है आपका अनियमितता, यानी कि उस जगह पर डिसऑर्गेनाइज्ड। और उसी चीज़ को अगर बात करें किसी सिस्टम के लिए, किसी रिएक्शन के लिए, तो उसको कैलकुलेट करने का जो होता है रैंडमनेस ऑफ एनी सिस्टम इज कॉल्ड एंट्रोपी। ठीक, सिंपल है। अब एक टर्म आता है आपका चेंज इन एंट्रोपी। चेंज इन एंट्रोपी का सिंपल फॉर्मूला क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले। ठीक है, बाकी जो क्लासेस वगैरह होंगी इसकी उसमें हम समझेंगे। अच्छा, आप कमेंट करके बताइए पहले कौन सा स्टार्ट किया जाए, फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी।
तो मैं सोच रहा हूँ पहले फिजिक्स से स्टार्ट कर दिया जाए। तो ये होता है आपका बेसिक, कमेंट करके आप बताना। S2 माइनस S1, S2 क्या है? फाइनल एंट्रोपी, ठीक है, जो फाइनल आपका रैंडमनेस का कैलकुलेशन निकला होगा। इनिशियल एंट्रोपी होता है S1, इनके बीच का डिफरेंस होता है डेल्टा S, ठीक। तो ये होता है चेंज इन एंट्रोपी। इसके अलावा अगर थर्मोडायनेमिकली अगर पूछा जाए तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो थर्मोडायनेमिकली अगर बात करें तो डेल्टा S इज इक्वल टू क्यू रिवर्स अपॉन टी। क्यू रिवर्स का क्या मतलब होता है? देखिए, हीट एक्सचेंज फॉर द सिस्टम विच इज़ रिवर्सिबल इन नेचर। जो रिवर्सिबल हो हीट एक्सचेंज इसका, जिस सिस्टम का रिवर्सिबल हो, वो होता है आपका क्यू रिवर्स। और डेल्टा एस इक्वल टू होता है आपका क्यू रिवर्स अपॉन टी। टी तो हो गया आपका सिंपल टेम्परेचर। और अब जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, तो देखिए क्यू रिवर्स का जो होता है हीट एक्सचेंज ऑफ फॉर द सिस्टम विच इज़ रिवर्सिबल इन नेचर, और इसका जो यूनिट होता है वो होता है आपका जूल, ठीक। और टेम्परेचर का क्या होता है? केल्विन, ठीक। तो या फिर आप कैलोरी भी कह सकते हैं, ठीक है, जूल की जगह कैलोरी भी कह सकते हैं, ठीक है, जूल पर केल्विन। इस तरह के जो हमारा इक्वेशन था क्यू रिवर्स अपॉन टी, इसका यूनिट हो जाएगा जूल पर केल्विन, और ये होगा आपका यूनिट ऑफ एंट्रोपी, ठीक है। तो अब हम इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लेते हैं। देखिए, जूल का आपको पता होगा m1L2T-2, ठीक है, m1L2T-2 होता है जूल का डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है, m1L2T-2। और केल्विन का क्या हो जाएगा? K, ठीक। और पूरा कैलकुलेट करेंगे तो क्या निकलेगा? m1L2T-2 K-1 या फिर θ-1 जो आपके ऑप्शन में दिया गया है, ठीक। तो राइट आंसर कौन सा हो गया हमारा? ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है, इजी था, बस थोड़ा समझना था इसमें। तो पहला ऑप्शन आपका सही है, m1L2T-2 θ-2, ठीक। जूल पर केल्विन यूनिट होता है, यूनिट ऑफ एंट्रोपी, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, एवरी कॉन्टैक्ट लीव्स अ ट्रेस, दिस स्टेटमेंट मिरर्स ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ। प्रत्येक संपर्क एक निशान छोड़ जाता है, यह कथन इंगित करता है कौन सी थ्योरी को, ठीक है, ये आपको बताना है। चार ऑप्शन पढ़िए। पहला है आपका एडमंड लॉकार्ट सिद्धांत, स्टेफन गेरार्ड सिद्धांत, एलोफेंस बर्टिलोन का सिद्धांत, या फिर हेंस ग्रॉस का सिद्धांत। तो यह है आपका एडमंड लॉकार्ट का सिद्धांत। तो ये फॉरेंसिक साइंस का एक क्वेश्चन है, कह सकते हैं फॉरेंसिक साइंस का क्वेश्चन है। और इसके अकॉर्डिंग जो एवरी कॉन्टैक्ट लीव्स अ ट्रेस, यानी कि हर एक संपर्क एक निशान छोड़ जाता है, ठीक। तो एडमंड लॉकार्ट का ये सिद्धांत है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं रिसर्च करके। इसके बाद है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल लैक्स न्यूक्लियस। ये इजी क्वेश्चन है, बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा। निम्न में से किस के कोशिका में केंद्रक नहीं होता है? सिंपल है, आरबीसी, आरबीसी में नहीं होता है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। निम्नलिखित में से किसके द्वारा उच्चतम स्तर की बहुरूपता प्रदर्शित की जाती है? स्टोलोनिफेरा, स्टोलोनिफेरा, एल्साइनोसिया, एक्टिनीरिया, या फिर साइफोनोरोफोरा, साइफोनोफोरा, डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन है हमारा राइट आंसर है, साइफोनोफोरा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपका, द करेक्ट रिलेशन इज, ये आपको बताना है। तो इसमें कुछ रिलेशन बताए गए हैं, ये बेसिकली है क्या मैं बता देता हूँ आपको। तो ये है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ आइडियल गैस अंडर रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। तो आइडियल गैस के मिक्सचर में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और रिएक्शन किस तरह का है? रिवर्सिबल रिएक्शन है, अंडर रिवर्सिबल रिएक्शन। उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में जो रिलेशन है वो यहाँ पर दिए गए हैं चार ऑप्शन में। कौन सा सही है ये आपको बताना है, ठीक। तो राइट आंसर मैं बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। और इसमें क्या क्या टर्म्स है मैं बता देता हूँ। पहला जो है आपका केपी, यह है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पी से प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। केसी विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशंस यानी कि सांद्रता, ठीक है, सांद्रता आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। तो विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन, क्या? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन, ये है। और आर क्या है? यूनिवर्सल
गैस कांस्टेंट, टी क्या है टेम्परेचर, एन क्या है नंबर ऑफ मोल्स, डेल्टा एन क्या हो जाएगा चेंज इन गैसेस गैस मोल्स ऑफ जो आपका रिएक्टेंट है एंड द प्रोडक्ट, ठीक है। तो चेंज इन गैस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट, ठीक। तो ये है रिलेशन बेसिक, ऑप्शन है आपका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा आपको इसमें भी डाउट होगा कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो देखिए जब ऐसा कंडीशन आ जाता है जब सिस्टम का जो स्टेट ऑफ मोशन है या फिर जो उसकी इंटरनल एनर्जी स्टेट है वो चेंज नहीं होती है किसके साथ, समय के साथ, तो उसे कहते हैं इक्विलिब्रियम, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, टू नॉन पैरेलल वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी हैव मैग्नीट्यूड्स magnitudes a and b respectively, then which one of the following vector relation is always true, ये आपसे पूछा गया है। तो सीधे मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका राइट आंसर है मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू 0, ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हेल्पफुल इन सॉल्विंग ड्राइंग डेथ केस। ये क्वेश्चन आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा। निम्नलिखित में कौन सा एक डूबने से मृत्यु वाले मामले में सहायक होता है, यानी कि जिससे पता चलता है कि मृत्यु किस तरह से हुई है। पॉलेंस यानी कि पराग, इंसेक्ट से होता है, डाइटम से होता है या फिर दांतों से होता है। तो डाइटम से होता है ये, ठीक। डाइटम क्या है, ये एल्गी का एक मेजर ग्रुप होता है, एल्गी मतलब शैवाल का एक मेजर ग्रुप होता है, और इससे ये जानने में पता चलता है कि मृत्यु डूबने से हुई है, ठीक। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। इसके बाद अंडर सेक्शन 293 CRPC के तहत किसे सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञ नहीं माना जाता है, ठीक है। सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञ यानी कि साइंटिफिक एक्सपर्ट, गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट नहीं माना जाता है, तो ये होगा आपका मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चीफ मेडिकल ऑफिसर को ये नहीं माना जाता है। किसके अंतर्गत, अंडर सेक्शन 293 के अंतर्गत। इसके बाद है साइटोक्रोम है एंजाइम, सरगरा, संयुक्त प्रोटीन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये होगा आपका कॉन्जुगेट प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन। इसके बाद है आपका कॉर्टिसोल स्रावित होता है कहाँ से, अग्नाशय से, थायराइड से, एड्रिनल से या फिर थाइमस से, तो ये एड्रिनल से होता है, सी ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि सबसे कम ट्रांस प्रभाव प्रदर्शित करता है, ठीक। जो ट्रांस इफेक्ट है वो सबसे कम कौन शो करता है या फिर वीकेस्ट ट्रांस इफेक्ट किसका होता है, तो ये होगा आपका ऑप्शन बी, ठीक, OH। इसके बाद है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स टेंजेंट इज, पूछा गया है किसी ठोस गोले का उसकी स्पर्शी के सापेक्ष जो जड़त्व आघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना होता है, ठीक है। तो क्लास 12 वगैरह में आपने पढ़ा होगा, इंटरमीडिएट में, ये होता है आपका 7/5 m², सी आपका राइट आंसर है। इसके बाद है जेफी टेस्ट किसकी पहचान के लिए होता है, जेफी टेस्ट इज़ यूज टू डिटेक्ट सलाइवा, स्वेट, टीयर या फिर यूरिन, तो ये होता है आपका यूरिन के लिए। इसके बाद ये है आपका आज का आखिरी क्वेश्चन, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिए मैंने, बस एक आपको बेसिक आइडिया हो जाएगी किस सेक्शन से किस तरह के क्वेश्चन है, लेवल क्या है एग्ज़ाम के क्वेश्चंस का, ठीक है। तो इसी के लिए वीडियो बनाया गया था। तो अनावृत बीजों को किस प्रणाली में द्विबीजपत्री व एक बीजपत्री के बीच में स्थान दिया गया है, तो यह होगा आपका बेंथम एवं हुकर की प्राकृतिक प्रणाली में। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो देखिए तीनों ही सेक्शन से आपको क्वेश्चन देखने को मिले होंगे इसमें, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, ठीक है। तो इससे आपको एक एटलीस्ट आइडिया लगा होगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और इसको शेयर करें सभी के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करके रखें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो बस आज के लिए इतना ही। देखिए कोई भी डाउट है आपको या एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है इन पोस्टों से रिलेटेड या कोई भी किसी भी तरह का एग्ज़ाम से रिलेटेड डाउट है, ठीक है, UPSSC का, तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप उसका आंसर कर दूंगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।